हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुमिनीसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी में हम इस वीडियो में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं बेसिक क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। देखो, क्रोमेटोग्राफी होती है, अगर मैं इसकी एटाइमोलॉजी की बात करूँ, वर्ड ओरिजिन की, तो ये शब्द लिया गया है क्रोमा मतलब कलर और ग्राफीन मतलब कि टू राइट, यानी कि कलर्स की मदद से लिखना इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स के आइसोलेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज हो रही है, इसको हमने नाम दिया है क्रोमेटोग्राफी, है ना। अ टेक्निक वेयर कलर्स आर यूज टू डिटेक्ट केमिकल कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस वी अप्लाई अ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड ऑन अ स्टेशनरी फेज and a pure solvent such as water or any gas is allowed to move slowly over the stationary phase, carrying the components separately as per their solubility in the pure solvent. इसका क्या मतलब हुआ? इतनी कथा का मतलब क्या हुआ? इतनी कथा का ये मतलब हुआ कि हम इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, एक मोबाइल फेज लेते हैं, एक स्टेशनरी फेज लेते हैं, और जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको मोबाइल फेज के साथ में रन करवाते हैं। जब हम उसको रन करवाते हैं तो वो अपनी अपनी सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग या तो स्टेशनरी फेज पर रह जाता है या मोबाइल फेज के साथ रन करता है ना। तो वो अपनी अपनी सॉलिबिलिटी के हिसाब से या तो स्टेशनरी फेज पर स्टक हो जाता है या फिर मोबाइल फेज के साथ में रन करता रहता है, ठीक है। और इस बेस पर हम उसके स्पॉट्स बनाते हैं और उनसे अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अभी देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट डिवाइज्ड बाय मिखाइल स्वेट इन 1900 के वक्त की बात है। मिखाइल स्वेट नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि प्लांट पिगमेंट्स पे स्टडी कर रहे थे। ही डेवलप्ड द टेक्निक एंड कॉइन्ड द टर्म क्रोमेटोग्राफी ऑफ प्लांट पिगमेंट सेपरेशन। मतलब वो प्लांट पिगमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने क्या किया? Let me tell you in some details. He used a column, है ना। उन्होंने कॉलम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को फिल किया, कैल्शियम कार्बोनेट की पैकिंग डाली और उस पर प्लांट के सैंपल को डाल दिया, प्लांट के लीफ सैंपल को। जब उन्होंने लीफ सैंपल का जूस या एक्सट्रैक्ट जो भी डाला तो ग्रीन कलर का डाला, लेकिन जब उन्होंने फर्दर इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ा विद सॉल्वेंट सिस्टम, तो इसमें उनको अलग अलग लेयर्स दिखाई दी जो क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन्स, इन सब की थी। इसका क्या मतलब हुआ कि उस प्लांट के अंदर और भी पिगमेंट्स थे जो कि हमको बाहर से नहीं दिख रहे थे, हमको तो बस ग्रीन कलर दिख रहा था, पर यहाँ पर और भी पिगमेंट्स यहाँ पर अलग हो गए। तो ये प्लांट पिगमेंट की सेपरेशन की टेक्निक थी। कलर्स दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया क्रोमेटोग्राफी। फिर फर्दर आगे रिसर्च जब हुए तो आर्चर, जॉन पोर्टर मार्टिन, 4 लोगों का एक सा नाम लग रहा है मुझे, एंड रिचर्ड लॉरेंस मिलिंगटन सिंज, इन दोनों ने, ये 2 लोग हैं, ओके, इन दोनों ने नोबेल प्राइज जीता है 1952। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स, बेसिक टेक्निक्स बताई और उसमें और एडवांसमेंट लाए। ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और द प्रिंसिपल। मैकेनिज्म के बेस पे 2 तरीके की है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी यहाँ मुझे लिखना चाहिए एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ना कि एफिनिटी। मतलब यू कैन से एफिनिटी, बट एफिनिटी की टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी, आप लिखेंगे एड्सॉर्प्शन, ठीक। तो पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन। पार्टीशन क्या होता है? जहाँ पे मोबाइल फेज और लिक्विड फेज दोनों अलग अलग होती हैं, या पोलर, नॉन पोलर, उनके बीच में ड्रग का या केमिकल का पार्टीशन होना। एड्सॉर्प्शन मतलब क्या होगा? स्टेशनरी फेज एक एड्सॉर्प्शन लेयर होगी, एक एड्सॉर्बेंट होगा, उस पर जाके आपका कंपाउंड स्टक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब आप उसको कैसे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या कह लो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। तो पहला आएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका? क्रोमेटोग्राम का। लास्ट में जो आप स्पॉट्स देखते हो ना, उसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इल्यूशन। इल्यूशन मतलब क्या? जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है ये वाली, इसमें क्या करते हैं हम? सॉल्वेंट यहाँ से फीड करते हैं, तो जो भी सैंपल इसके अंदर होता है वो इस सॉल्वेंट के साथ में नीचे रिलीज होता जाता है, तो इसको हम कहते हैं इल्यूशन।
डेवलपमेंट के अंदर आपकी TLC पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, इल्यूशन के अंदर आपकी HPLC वगैरह आ जाएंगे। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेस पे दो होती है, कॉलम एंड प्लेनर। कॉलम मतलब ये वाली और प्लेनर मतलब वही TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी। फेज के बेस पर गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में आप गैस का इस्तेमाल नहीं करते हो, गैस के लिए अलग से क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट होता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपके नॉर्मल जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है वो आ जाएंगी। ठीक, इतने आपके अलग अलग टाइप्स हैं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि एक्चुअली इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है आज का वीडियो। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC क्या है? इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स or mixture. The experiment is conducted on a sheet of aluminum foil, plastic or glass which is coated with a thin layer of adsorbent material. The material usually used in is alumina, silica और cellulose. अब देखो होता क्या है यहाँ पर, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जिसके अंदर हम थिन लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो थिन लेयर एक किसी भी मेटल मटेरियल पर या कांच की प्लेट पर क्या होगी, कोटेड होगी। और वो फिल्म किसकी हो सकती है? एल्यूमिना की हो सकती है, सिलिका जेल की हो सकती है और सेलुलोज की हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की टेक्निक को हम कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल इसमें काम कर रहा है? TLC डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन प्रिंसिपल। TLC का जो पूरी कहानी है वो सेपरेशन पे काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सैंपल है, सैंपल को हम दो जगह बटा रहे हैं या दो जगह बांट रहे हैं, मुझे कहना चाहिए, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। सेपरेट कर रहे हो ना आप, तो वो इन दोनों में सेपरेट हो जाएगी, या तो इसमें जाएगी या तो इसमें जाएगी। अब द सेपरेशन रिलाइज ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड्स बोथ द फेजेस, यानी कि डिपेंड करता है इस पर कि उसकी एफिनिटी इनसे है या इनसे है, तो वो उस तरफ जाएगा। अब देखो होता क्या है, वैसे आमतौर पे ना TLC में हम यूज करते हैं सिलिका जेल जी एज स्टेशनरी फेज, है ना, तब तो हमारा प्रिंसिपल काम करता है एड्सॉर्प्शन। लेकिन मार्केट में और नई नई चीजें आती जाती हैं हर बार, तुमको तो पता ही है, एडवांसमेंट तो हर जगह चल रहा है, तो ऐसी नई नई चीजें आती गई तो आपके TLC का प्रिंसिपल बदलते गया। अब देखो अगर तुम्हारी TLC में स्टेशनरी फेज होगी सिलिका जेल, तब तो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल काम करेगा और ये यूज होगा स्टेरॉयड, अमीनो एसिड और अल्कोहल्स के लिए। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं सिलिका जेल RP, है ना, RP मतलब रिवर्स फेज। अब सिलिका जेल RP में जब रिवर्स फेज ही कह रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी काम करेगी, यानी प्रिंसिपल बदल के हो जाएगा रिवर्स फेज। अब तुम लोग सोचोगे ये रिवर्स फेज क्या होता है? देखो रिवर्स फेज का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आपकी मोबाइल फेज होगी पोलर, समझ रहे हो, और आपकी स्टेशनरी फेज होगी नॉन पोलर, यानी कि इस तरीके का सिलिका जेल है जो कि नॉन पोलर फॉर्म का होगा। इसमें हम फैटी एसिड और विटामिन को आइसोलेट कर सकते हैं। सेल्यूलोज को यूज करते हैं तो फिर से पार्टीशन प्रिंसिपल काम कर रहा है। शुगर, अमीनो एसिड या फैटी एसिड्स को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव नहीं एक्चुअली सेपरेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना अगर यूज कर रहे हैं तो सेम एड्सॉर्प्शन, सेम चीजें यूज होंगी। PEI सेल्यूलोज अगर यूज कर रहे हैं तो वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होगा। मैग्नीशियम सिलिकेट यूज कर रहे हैं तो फिर से एड्सॉर्प्शन होगा। देखो ये टेबल ना तुम लोग याद कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होती है तो भी चल जाएगा काम तुम्हारा, लेकिन अच्छा आपका कंटेंट कुछ टेक्निकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड की, है ना। मेथड में मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे हम पूरी क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम 4 स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम प्लेट बनाते हैं, प्लेट प्रिपरेशन, फिर हम चैम्बर बनाते हैं, चैम्बर प्रिपरेशन, फिर हम डेवलपमेंट कराते हैं और लास्ट में हम उसको देखते हैं यानी विजुअलाइज करते हैं। प्लेट प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सिलिका जेल जी की स्लरी बनानी होती है। अब सिलिका जेल जी कौन, पार्ले जी की बहन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो सिलिका जेल जी में जी का मतलब होता है जिप्सम। तुमने क्या सोचा, जीनियस? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, तो सिलिका जेल जी में जी का मतलब होता है जिप्सम। जिप्सम एक तरीके का बाइंडर है जो कि सिलिका जेल को हेल्प करता है एक कांच की स्लाइड पर बाइंड होने में। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं मोटार पेस्टल में डालते हैं सिलिका जेल जी का पाउडर और डालते हैं सॉल्वेंट तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आमतौर पर डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, हम इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हम इस स्लरी को मतलब हम इनको अच्छे से प्रॉपरली ट्राइचुरेट करके स्लरी बनाएंगे। स्लरी शुड बी रनी। ठीक है, अब इस स्लरी को हमको अप्लाई करना है कांच की एक प्लेट पर। कांच की प्लेट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, TLC प्लेट्स आती हैं, काफ़ी बड़ी TLC प्लेट्स आती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। अब TLC प्लेट देखो मैंने उल्टा पुल्टा लिखा, ध्यान देना, लेयर नहीं है, ये है प्लेट एक्चुअली है। प्लेट कौन कौन सी आती हैं, एल्यूमिनियम की आती है, ग्लास की आती है, प्लास्टिक की आती है। एल्यूमिनियम की फॉइल है वैसे ये। और यहाँ पर आना चाहिए लेयर। ठीक, प्लेट इन 3 चीज़ों की हो गई। अब इस प्लेट पे हमको ऊपर बनी हुई स्लरी को अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, पोरिंग, डिपिंग, स्लाइडिंग। पोरिंग नाम से समझ में आ रहा है आपको, ऐसे अपनी स्लाइड को टिल्ट करके पकड़ना है, उसके ऊपर स्लरी डालनी है। स्लरी डल जाएगी तो आपको उसको टिल्ट रखना है, अलग अलग जगह डायरेक्शन में घुमाना है ताकि वो खुद से इस तरीके से फैल जाए। और तब तक आपको फैलाना है जब तक कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती। काफ़ी ख़राब दिख रहा है ये, पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से लिया, इधर डाला और इस तरीके से घुमा दो तो सब जगह फैल जाए। डिपिंग, डिपिंग मतलब क्या, डुबा देना। ये आपकी स्लरी, सपोज ये आपकी स्लरी, ये आपकी स्लाइड, आपने क्या किया, स्लाइड को इस तरीके से डिप कर दिया है, ठीक है, और उठा लिया, हो गई कोटिंग कंप्लीट। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में क्या होता है, सपोज ये है आपके पास आपका ग्लास प्लेट, एक आता है यहाँ पर एप्लीकेटर कुछ इस तरीके का, इस एप्लीकेटर में यहाँ भर दी जाती है आपकी स्लरी और इसको ऐसे स्लाइड किया जाता है आगे के डायरेक्शन में। तो ये जितनी भी स्लरी दिख रही है ना, ये इस तरीके से इस पर चढ़ती चली जाती है, समझ रहे हो। ये 3 अलग अलग मेथड्स होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कर लिया, स्लरी बना ली, ठीक है, मतलब स्लरी लगा दी, पहले बना ली स्लरी, फिर अपने अप्लाई कर दी स्लाइड पर या अपनी ग्लास प्लेट पर। अब तो वो गीली है, इस गीली को पहले क्या करो, एयर ड्राई करो, सुखाओ हवा में। जब वो हवा में सूख जाए तो उसका एक्टिवेशन करना है हॉट एयर ओवन में रख के। हम उसको हॉट एयर ओवन में रख देंगे ताकि वो चार्ज हो जाए या एक्टिवेट हो जाए। अब उसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, चैम्बर प्रिपेयर करना है। चैम्बर में रखाएगा आपका मोबाइल फेज, क्योंकि स्टेशनरी फेज तो ऊपर बन गई ना, यहाँ रखाइए आपकी मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज में क्या करोगे, मोबाइल फेज में आप अपने सैंपल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स को यूज़ करोगे। अब अगर मान लो तुमको पता ही नहीं है कि तुम जो सैंपल यूज़ करने वाले हो, जो सैंपल अब चेक करने वाले हो, उसके बारे में तुमको कोई डिटेल ही नहीं मालूम है, तो क्या कर सकते हो, तब उस केस में आप सॉल्युबिलिटी चेक करके भी आगे अपना रन लगा सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कि देखो आमतौर पे कॉमन स्टार्टिंग सॉल्वेंट होता है 1:1 हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का कॉम्बिनेशन। इस पे हम सबसे पहले रनिंग कराते हैं। जैसे इस पे रन हो जाती है तो क्या होता है, 2 केस बन सकते हैं। RF वैल्यू या तो 0 आती है या तो 1 आती है। अगर 0 आती है तो क्या होगा कि आपके सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत कम है, मतलब ये हाईली नॉन पोलर है, तभी तो वो स्लाइड में एकदम नीचे स्टक होकर रह गया। और RF वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, पोलैरिटी बहुत हाई है, सॉल्वेंट के साथ ही चढ़ता चला जा रहा है। देखो अब अगर ऐसा हुआ कि हमारी RF वैल्यू इन दोनों के बीच में आई तो हम इस हिसाब से क्या करेंगे, पोलैरिटी को चेंज कर लेंगे। हमको पता चल रहा है कंपाउंड की पोलैरिटी ज़्यादा है या कंपाउंड की पोलैरिटी कम है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, पोलैरिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना सॉल्वेंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पोलर कंपाउंड्स। अगर आपको पता है कि आपका कंपाउंड पोलर है तो पोलर कंपाउंड्स के लिए हम ये स्पेसिफिक सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप यूज़ कर रहे हो, बाकी तो आपके सैंपल पर डिपेंड करता है कि आप क्या सॉल्वेंट सिस्टम ले रहे हो। अब देखो अगला पॉइंट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि हमने चैम्बर रेडी कर लिया, हमने स्लरी सुखा ली। अब हमको क्या करना है, स्पॉट लगाना है सैंपल का और उसको रख देना है मोबाइल फेस के कांटेक्ट में। हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा स्लाइड जिस पर हमने वो बनाई थी, स्लरी लगाई थी, ये हमने लगा दिए सैंपल के डॉट्स। हमको सैंपल का स्पॉट लगाना है और ये स्पॉट ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, आपको बहुत छोटे स्पॉट लगाना है। 1 से 2 mm के स्पॉट ही आप लगा सकते हैं, डायमीटर की बात कर रही हूँ, है ना। आपको ऐसा नहीं आपने बहुत बड़ा सारा स्पॉट लगा दिया। इसके लिए आप माइक्रोपिपेट का यूज़ कर सकते हो या इसके अलावा आप कैपिलरी ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्या करोगे,
देखो सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे हम बेस लाइन लगाते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर लंबी इतनी लाइन लगाते हैं। इस पे हम स्पॉट्स लगाते हैं और इसको TLC चैम्बर में छोड़ देते हैं, छोड़ दिया है ना। अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो ये सॉल्वेंट रखा है, अभी राइज नहीं हो रहा है। जब थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे इसको तो धीरे धीरे राइज होने लगेगा। जब राइज होगा तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे जो हमने लगाए थे सिर्फ 3 डॉट्स, क्या पता उनमें कोई मिक्सचर था जो सेपरेट हो रहा है, अब वो सेपरेट होना शुरू करेगा और राइज करेगा सॉल्वेंट, और यहाँ आपके पूरा सेपरेशन खत्म हो जाएगा। तो आपको इतना ऊपर तक ले जाना है सॉल्वेंट को कि आप उसको आराम से मेजरमेंट कर सको। फिर इसके बाद आपको विजुलाइज करना है, या तो आपको प्रॉपरली सामने से दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ स्पॉट्स हैं, और सपोज आपको स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, विजुलाइजेशन के लिए कोई स्प्रेइंग एजेंट डाल दोगे, जैसे अमीनो एसिड मिनहाइड्रिन, और या फिर आप उसको यूवी चैम्बर में रख दोगे और उस तरीके से आप उनका स्पॉट्स देख सकते हो। लास्ट में क्या करोगे, RF वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक सॉल्वेंट ने रन किया है, तो बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट तक की दूरी को यहाँ पुट कर दो, और बेस लाइन से लेकर के यहाँ स्पॉट तक की दूरी को यहाँ पुट कर दो। दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में जब पुट हो जाए तो आपकी निकल जाएगी RF वैल्यू, और RF वैल्यू शुड लेस देन 1। ओके, तो ये था कि हम किस तरीके से TLC परफॉर्म करते हैं। अब हम एप्लीकेशंस जान लेते हैं कि TLC कहाँ कहाँ यूज हो रही है। हाँ, तो एप्लीकेशन समझते हैं। देखो एप्लीकेशन तो सबको पता ही है। सबसे पहली चीज रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। कोई रिएक्शन चल रही है 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, है ना, रिएक्शन चल रही है, आपको कंपोनेंट A और B का इस्तेमाल करके कंपोनेंट C बनाना है। ठीक, अब हमने पूरी प्रोसेस लगाई 6 घंटे की, 6 घंटे बाद हमने वेट किया और लास्ट में देखा तो कंपोनेंट C बना ही नहीं था, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना, हमारा तो 6 घंटा बर्बाद हो गया और साथ ही साथ हमारा केमिकल भी बर्बाद हो गया। तो क्या किया जाता है, बीच बीच में सैंपल लेकर उसकी TLC लगाई जाती है कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए हम TLC का यूज़ कर सकते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के लिए, या फिर कह लो रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन। आप किसी स्पेसिफिक कंपाउंड को प्योरीफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, मिक्सचर डाल दो और उसमें से 3, 4, 5 जितने भी कंपाउंड है वो आइसोलेट हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ RF वैल्यू। RF वैल्यू के बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट आखिरी चीज आती है यहाँ पर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, है ना। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से लिख सकते हो। एडवांटेज क्या होते हैं, सिंपल प्रोसेस है, इकोनॉमिक है, कोई स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए, है ना, इस तरीके से छोटे छोटे कंपोनेंट लग रहे हैं, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएंगे, इतनी एक्यूरेट तो है नहीं, इतनी रिकमेंडेड भी नहीं है ये, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होती इसलिए इंडस्ट्रीज में रिकमेंड की नहीं जाती है। दूसरी चीज होती है कि इसके अंदर स्पॉटिंग की बहुत समस्या होती है। अगर आपने ज्यादा बड़ा सैंपल लगा दिया तो आपके स्पॉट्स प्रॉपरली नहीं आते, फैले फैले आते हैं, रीडिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आपका सॉल्वेंट जो चैम्बर है ना, चैम्बर प्रॉपरली सैचुरेट नहीं हुआ है सॉल्वेंट से, तो आपकी पीक नहीं, मुझे कहना चाहिए आपका स्पॉट आड़ा टेढ़ा भाग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। देखो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो चलो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।